गुड मॉर्निंग, दिस इज सजाद भट्ट। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर सीरीज। इस सेशन के अंदर हम वर्क एनर्जी पावर को डिस्कस करेंगे। ये वर्क एनर्जी पावर का पहला ही लेक्चर है। सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम पावर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जब मैं बात करूंगा इस वर्क के बारे में, फिजिक्स के अंदर वर्क को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मैं उन मेथड्स को मेंशन करूंगा, उसके बाद हम उन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट मेथड इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। द सेकंड मेथड इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एंड थर्ड मेथड इज वर्क डन बाय द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस चीज को हम पहले मेथड के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस चीज को हम सेकंड मेथड के अंदर डिस्कस करेंगे। और ग्राफिकली कैसे वर्क को कैलकुलेट किया जाएगा, इस चीज को हम थर्ड मेथड के अंदर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये जो थर्ड मेथड होगा ये हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड रहेगा। अब सबसे पहले मेथड को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। लुक बेटा, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along with the force which is in the direction of displacement. I am repeating my statement. If force is constant, work is defined as the product of displacement along with the force which is in the direction of displacement. जब जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेना होगा फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। इसी चीज को यहां मैं डायग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए इस ब्लॉक पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है एंड दैट फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सपोज इस फोर्स की वजह से ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लीजिए वो s के बराबर दिया गया है। अब यहां वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेना होगा फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब मुझे सबसे पहले फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। उसके लिए मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा और जब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करने जाऊंगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली आएगा वो होगा F cos थीटा और जो कंपोनेंट वर्टिकली होगा वो होगा F sin थीटा। अब वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस S को उठाना है और इस F cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो F cos थीटा है यही फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। अगर इसी चीज को मैं एनालाइज करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। और ये जो Fs cos थीटा है, व्हाट इज दिस Fs cos थीटा? दिस Fs cos थीटा, दिस इज इन एक्चुअल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पता चला जो वर्क होता है बाय अ कांस्टेंट फोर्स, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, ये जो थीटा यहां पे आ रहा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां तक मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेना होगा फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। इसी चीज को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला वर्क जो होता है बाय अ कांस्टेंट फोर्स, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड माइंड इट, दिस थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां मैं कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, कुछ स्पेशल केसेस को यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। Now some special cases. स्पेशल केसेस के अंदर पहला ही केस में डिस्कस कर रहा हूं, when force is parallel to displacement। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। अभी मैंने आपको कहा ये जो थीटा होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां ध्यान दीजिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है।
दैट मीन्स इस केस के अंदर जो थीटा बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री के बराबर। अगर इस केस के अंदर मैं वर्क को फाइंड आउट करने जाऊंगा तो जो वर्क आएगा दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा एंड थीटा इज 0, तो ये आएगा कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो अल्टीमेटली जो वर्क आएगा वो आएगा एफ एस के बराबर। इन शॉर्ट आप याद रखोगे, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा और थीटा होगा 0 डिग्री के बराबर तो जो वर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। अब सेकंड स्पेशल केस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हेन दिस फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। कहने का मतलब इस केस के अंदर जो थीटा बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री के बराबर। अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करने जाऊंगा तो जो वर्क आएगा वो आएगा एफ एस cos 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1, तो जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस एफ एस के बराबर। इन शॉर्ट आप याद रखोगे, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा और थीटा होगा 180 डिग्री के बराबर तो जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ एस। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस हो सकती है? अकल का तकाजा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होनी चाहिए, लेकिन यहां कहानी उल्टी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। अब इस चीज को समझने के लिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस हो सकती है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट डायरेक्शन में। जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी उसी राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को एनालाइज करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। हमेशा आप ध्यान रखोगे, जब भी आप वर्क कैलकुलेट करने जाओगे सबसे पहले आप तय करोगे कि ये किस फोर्स का आप वर्क निकाल रहे हो। जिस फोर्स का आप वर्क निकाल रहे हो उसी फोर्स को आपने कंसिडरेशन में रखना होगा। मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, जब जब आप वर्क निकालने जाओगे सबसे पहले आप तय करोगे कि ये किस फोर्स का मैं वर्क निकाल रहा हूं। जिस फोर्स का आप वर्क निकाल रहे हो उसी फोर्स को आपने कंसिडरेशन में रखना होगा। यहां डायग्राम के अंदर मुझे अभी दो फोर्स नजर आ रहे हैं, एक अप्लाइड फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स का वर्क निकालने जाऊं तो मुझे उस टाइम इसी अप्लाइड फोर्स को कंसिडरेशन में रखना होगा। ध्यान दीजिए, अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में। दैट मींस इस अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। कहने का मतलब इस अप्लाइड फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा एफ एस के बराबर। लेकिन जब मैं बात करूंगा इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो यहां साबित हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकती है। और अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क निकालने जाऊं तो उस टाइम मुझे इसी फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडरेशन में रखना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में। दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। कहने का मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव वर्क। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब थर्ड स्पेशल केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री के बराबर। अगर यहां मैं वर्क को कैलकुलेट करने जाऊंगा तो जो वर्क आएगा वो आएगा एफ एस कॉस 90 0, तो जो वर्क आएगा वो आएगा 0 के बराबर। हमेशा आप ध्यान रखोगे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो उस टाइम उस फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा 0 के बराबर। ड्यान रहे, यहां इस फोर्स का वर्क 0 के बराबर है लेकिन नेट वर्क 0 नहीं है। देयर माइट बी सम अनदर फोर्स ड्यू टू विच this body is getting displaced and that force is doing some work. I hope ये तीनों स्पेशल केसेस आपको क्लियर हुए होंगे। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं।
नाउ some important points. Some important points. पहला ही पॉइंट मैं तैयार कर रहा हूं। अभी इन 3 स्पेशल केसेस के अंदर हमने एनालाइज किया। पहले केस के अंदर जो वर्क आ रहा था वो पॉजिटिव आया था, सेकंड केस के अंदर जो वर्क आया था वो नेगेटिव आ रहा था, और थर्ड स्पेशल केस के अंदर हमने देखा वर्क का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 के बराबर। कहने का मतलब जो ये वर्क होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। इसी चीज को यहां पे मैं मेंशन करूंगा। जो वर्क होता है ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को फर्दर एलॉबरेट करूं तो आपने ध्यान रखना है, अगर थीटा होगा 90 डिग्री के बराबर तो जो वर्क होगा वो होगा 0 के बराबर। अगर थीटा होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, जो वर्क होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर थीटा होगा ग्रेटर देन 90 बट लेस और इक्वल टू 180 डिग्री, तो जो वर्क होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब सेकंड पॉइंट को यहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी हमने एनालाइज किया ये जो वर्क होता है बाय अ कांस्टेंट फोर्स, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सेशन के अंदर ऑलरेडी आपको यह चीज बताया गया है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब जो वर्क होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इसी चीज को यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, जो वर्क होता है वो होते हैं एक स्केलर क्वांटिटी। अब थर्ड पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट के अंदर हम इस वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी आपने देखा जो वर्क होता है दैट्स इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होगा m1 L1 T -2। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला दैट्स L1 cos थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई कर सकता हूं। दिस विल बिकम m1 L रेज्ड पावर 1 L रेज्ड पावर 1, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा L रेज्ड पावर 2 एंड T रेज्ड पावर -2। तो हमेशा आप याद रखोगे जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m रेज्ड पावर 1 L रेज्ड पावर 2 एंड T रेज्ड पावर -2। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज यूनिट। फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं इस वर्क का यूनिट डिस्कस करना चाहूंगा। एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर जो वर्क का यूनिट होता है दैट इज जूल। इस जूल को हम जे से डिनोट करते हैं। लेकिन सीजीएस सिस्टम के अंदर जो वर्क का यूनिट होता है दैट इज अर्ग। हमेशा आप ध्यान रखोगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 7 अर्ग्स। इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहां सम अप करने की कोशिश करूंगा। पहले पॉइंट के अंदर मैंने ये देखा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। मैंने आपको एंगल का रेंज भी डिफाइन करके दिया। ये अगर थीटा 90 होगा तो वर्क 0 होता है, अगर थीटा होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 तो वर्क पॉजिटिव होता है, और अगर थीटा होगा ग्रेटर देन 90 बट लेस और इक्वल टू 180 डिग्री तो जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। और सेकंड पॉइंट के अंदर मुझे ये पता चला जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने इस वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार किया। इन शॉर्ट आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे दैट्स m1 L2 T रेज्ड पावर -2। और हमेशा आप ध्यान रखोगे जो वर्क का यूनिट होता है एसआई सिस्टम के अंदर वो जूल होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम के अंदर जो वर्क का यूनिट होता है दैट्स अर्ग। और ये चीज आपको जहन में होना चाहिए, 1 जूल होता है 10 रेज्ड पावर 7 अर्ग्स के बराबर। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।